अपने भारतीय राजव्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत, जिसमें हम लोग 4000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंतर्गत यह हमारा 11वां वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शंस हैं दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची में। तो अगर हम दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख हमारी संविधान के अनुसूची नंबर 10 में किया गया है। और जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय यह 10वीं अनुसूची हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थी। इसको बाद में संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून संबंधी अनुसूची 10 जोड़ी गई? तो वह था 52वां संवैधानिक संशोधन। 52वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1985 ईस्वी में। तो ये डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है। अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के साथ साथ अन्य जितने भी अधिकारी हैं उनके वेतन और पेंशन आदि के बारे में दिया गया है। वहीं पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? ऑप्शंस हैं छठी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भी पिछले स्लाइड में ही हम लोगों ने इसकी चर्चा की कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारे संविधान में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान छठी अनुसूची में किए गए हैं। अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ अधिनियमों या फिर कुछ नियमों के विधि मान्यकरण का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से भूमि सुधार संबंधित कानून जोड़े गए थे, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और हमारा संविधान जब लागू हुआ था उस समय 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में नहीं थी। इसको भी संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया? तो वह था प्रथम संविधान संशोधन। और कब हुआ था? यह हुआ था 1951 ईस्वी में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इनसे संबंधित ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से या फिर दल बदल विरोधी कानून से। आपको लग रहा होगा कि इन प्रश्नों को क्यों शामिल किया गया है, जबकि प्रश्न तो सेम ही है, लेकिन शामिल करने का बस यही मतलब है कि इनके पूछने की प्रवृत्ति अलग है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्जामिनर की सोच से परिचित हों और किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे भी आप लोग अवगत रहें। साथ ही साथ जो ये ऑप्शंस दिए रहते हैं उनके एक्सप्लेनेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और मैं चाहता हूं कि इनके एक्सप्लेनेशन से जो भी प्रश्न बने आपको उसको बताऊं। इस वजह से मैं सभी तरह के प्रश्नों को इसमें शामिल करता हूं और सेम लगने वाले प्रश्नों को भी शामिल करता हूं ताकि आप लोगों की बेहतर समझ विकसित हो सके। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि दल बदल विरोधी कानून से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था जो कि 1985 ईस्वी में लागू हुआ था। अगर बात करें भारत की राष्ट्रीय भाषा से तो इसका संबंध अनुसूची 8 से है। और वहीं अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन की बात करें तो इसका उल्लेख 5वीं अनुसूची में किया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि न्यायपालिका खुद से अगर कोई नियम बनाया जाता है और वह संविधान सम्मत नहीं है तो उस नियम को अमान्य या फिर शून्य घोषित कर सकती है। और यहाँ से एक बेहतरीन प्रश्न बनता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान हमारे संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है?
तो वह यूएसए के संविधान से प्रेरित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। वहाँ भी न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है और हमारे देश इंडिया में भी न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? यह प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और यह आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, 2012 के एग्जाम में। तो चलिए इसको करते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, अर्थात इनमें से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं किस किस में ऐसे प्रावधान हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो अभी इसके बारे में तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, फिर भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं और उसका उल्लेख आप अनुच्छेद 45 के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर हम बात करें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की, जिसका उल्लेख हमारी अनुसूची 11 और 12 में किया गया है, जिसमें 11 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों से या फिर नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। तो उनको भी अधिकार दिया गया है कि वह शिक्षा को बढ़ावा दें। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। बात करें पंचम अनुसूची की, तो 5वें अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और उनको भी यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी भाषाई विकास करें। तो इस प्रकार से तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथे स्टेटमेंट के अंतर्गत 6वीं अनुसूची के बारे में दिया गया है और 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। तो उसके अंतर्गत भी उनको यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी भाषा को विकास करें। तो इस प्रकार से चौथा स्टेटमेंट भी सही है। 5वें स्टेटमेंट की बात करें तो 5वें स्टेटमेंट में 7वीं अनुसूची के बारे में दिया गया है और 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। और मैंने कल के वीडियो में बताया था कि समवर्ती सूची में शिक्षा विषय को रखा गया है। हालांकि यह पहले क्या था, राज्य सूची का विषय था, लेकिन शिक्षा के महत्व को देखते हुए इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया ताकि इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सके। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो वह था 42वीं संविधान संशोधन 1976 और इसी के अंतर्गत वन को भी समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से 5वां स्टेटमेंट भी सही है। अब हमें निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रकार से अगर सही आंसर की बात करें तो 5 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे? ऑप्शंस हैं दल बदल विरोधी विधायन से, पंचायती राज से, भूमि सुधार से, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दल बदल विरोधी विधायन से या फिर दल बदल विरोधी कानून से। अगर बात करें पंचायती राज की, तो इसका प्रावधान 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है और इसको भी संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान में इस 11वीं अनुसूची का प्रावधान नहीं था और इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अगर भूमि सुधार की बात करें तो इसका उल्लेख 9वीं अनुसूची में है और इसको भी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन की बात करें तो इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में है, जिसमें विषयों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा एक सूची अवशिष्ट सूची भी है, जिसमें वे सभी प्रावधान शामिल किए जाते हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं है और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को या फिर संघ सरकार को। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा? 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी विधायन से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन हैं बैंकिंग का, बीमा का, जनगणना का या फिर गैस का। तो अगर बात करें बैंकिंग की तो यह संघ सूची से संबंधित है, बीमा की तो यह भी संघ सूची से संबंधित है और जनगणना भी संघ सरकार के द्वारा ही कराया जाता है। गैस की बात करें तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गैस जो है वह संघ सूची से संबंधित नहीं है बल्कि यह राज्य सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ऑप्शन हैं रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे या फिर कृषि। अगर रक्षा की बात करें तो यह तो संघ सूची से संबंधित है क्योंकि देश की अखंडता और एकता की बात है। वैदेशिक मामले यह भी संघ सूची के अंतर्गत है। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे भी संघ सूची के अंतर्गत ही आता है और कृषि की बात करें तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है।
तो इस तरह से सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी जो है संघ सूची से संबंधित नहीं है, कृषि राज्य सूची से संबंधित है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, उसमें हम लोगों ने इन सभी विषयों को काफ़ी डिटेल पूर्वक पढ़ा है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, अगर रेलवे संघ सूची में शामिल है तो रेलवे पुलिस जो है वह कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो रेलवे पुलिस क्या है? वह राज्य सूची का विषय है। तो इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से कंफ्यूजन हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? हमें बताना है कि कौन सा विषय जो है राज्य सूची में शामिल है। सबसे पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है विद्युत, तीसरा है रेलवे पुलिस और चौथा है वन। तो अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का प्रावधान किसमें है? समवर्ती सूची में। हालांकि पहले यह क्या था? राज्य सूची का भाग था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के लिए शिक्षा का समान महत्व है। अगर विद्युत की बात करें तो विद्युत भी समवर्ती सूची का ही विषय है, और जैसा कि मैंने बताया कि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है और रेलवे क्या है? केंद्र सूची का विषय है। वन की बात करें तो वन भी क्या है? वन भी समवर्ती सूची का ही विषय है। तो इस तरह से पूछा जा रहा है कि राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो वह होगा ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस का। और मैंने बताया था कि शिक्षा, वन और विद्युत ये सभी क्या हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं, और इनको संवैधानिक संशोधन 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? ऑप्शन हैं रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो रेलवे पुलिस की बात करें तो यह राज्य सूची का विषय है। बात करें निगम कर की तो यह संघ सूची का विषय है, और जनगणना की बात करें तो जनगणना भी संघ सूची का ही विषय है, कई बार इसकी चर्चा हो गई है। और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन की बात करें तो यह समवर्ती सूची का विषय है। कभी कभी इसके जगह पे अगर पूछा जाए कि आर्थिक आयोजन या फिर आर्थिक नियोजन जो है किसका विषय है, तो वह भी समवर्ती सूची का ही विषय है। तो पूछा जा रहा है कि राज्य सूची में कौन सा है, तो वह होगा ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शंस हैं संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में। तो जैसा कि हमारे केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के अंतर्गत 3 सूचियों का प्रावधान है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इसके अंतर्गत और इसमें राज्य सूची के अंतर्गत पंचायतों का व्यवस्था है या फिर पंचायती राज्य का व्यवस्था है। क्योंकि जैसे सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, और उसने अपनी शक्तियों को राज्यों के अंतर्गत विभाजित किया है, शक्ति का बंटवारा हुआ है, और राज्यों के अंतर्गत ही ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था का व्यवस्था है। इस तरह से पंचायती व्यवस्था जो है वह राज्य सूची का विषय है। इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा? पंचायती राज विषय जो है वह राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शंस हैं दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार या फिर लोक व्यवस्था। हमको इसमें से उस ऑप्शन को चूज करना है जो समवर्ती सूची का विषय है। सबसे पहले हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया की। तो इसकी चर्चा मैंने कल भी की थी कि दंड प्रक्रिया जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। पुलिस की बात करें तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, और कारागार की बात करें तो यह भी राज्य सूची का ही विषय है, और लोक व्यवस्था यह भी राज्य सूची का ही विषय है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी इन ऑप्शन को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3 समवर्ती सूची में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो अगर हम विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना की बात करें तो यह हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सूची 3 के अंतर्गत समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शंस हैं 6ठी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर 11वीं अनुसूची में। तो अगर हम शुल्क एवं कर लगाने की बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा शुल्क और कर लगाए जाते हैं। कुछ कर ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार तो इकट्ठा करती है लेकिन वह केंद्र को वापस कर देती है। कुछ कर ऐसे भी हैं
जो कि केवल राज्य सरकार लगाती है। इसके साथ साथ कुछ कर ऐसे हैं जो केवल केंद्र सरकार लगाती है और वह इकट्ठा भी करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी कर हैं जो कि राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और फिर बाद में राज्यों के मध्य उसका बंटवारा किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। इस तरह से कभी भी शक्तियों की बंटवारे की बात की जाए तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से उसका उल्लेख 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी में शक्तियों को बांटा गया है और विषयों को बांटा गया है कि किस विषय पे संघ सरकार कानून बनाएगी, किस पे राज्य बनाएगा और किस पे दोनों बनाएंगे। और इस प्रकार से 3 सूचियों का बात की गई है उसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पूछा जा रहा है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में सरकारों के द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार दिया गया है। बात करें 6ठी अनुसूची में तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। और वहीं 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानूनों का मान्यीकरण दिया गया है और 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किस सूची के विषयों के अंतर्गत है? ऑप्शंस हैं, संघ सूची के अंतर्गत है, समवर्ती सूची के अंतर्गत है, राज्य सूची के अंतर्गत है या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो मैंने कल के वीडियो में 9वीं अनुसूची के बारे में काफ़ी डिटेल पूर्वक बताया था कि किस प्रकार से इसको भूमि सुधार के लिए जोड़ा गया था ताकि सरकार कल्याणकारी कार्य कर सके और इसमें शामिल प्रावधान पे न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। लेकिन बाद में किस प्रकार से केशवानंद भारती बनाम केस के बाद इसमें संशोधन हुए और अगर ये मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो इसमें भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इनके बारे में कल के वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके आप लोग उसको ज़रूर देखें। तो इसी में भूमि सुधार को शामिल किया गया और उसको जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया ताकि राज्य भी इसको लागू कर सके और कल्याणकारी कार्य कर सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राज्य सूची में भूमि सुधार संबंधित विषयों को रखा गया है। और अगर 9वीं अनुसूची की बात करें तो यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको हमने संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा और वह था संवैधानिक संशोधन, प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वे थे जवाहरलाल नेहरू और इन्हीं के कार्यकाल में इस भूमि सुधार को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राज्य सूची। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।